हेलो फ्रेंड्स, कल हमने ओवरलैपिंग की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग उनका दूसरा टॉपिक है ऑक्टेट थियरी। ऑक्टेट थियरी, जो भी हमने कल बॉन्ड बनाए सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई, इन सभी बॉन्डों में दो दो इलेक्ट्रॉन थे जो आपस में ओवरलैपिंग करते थे और सिग्मा बॉन्ड बनाते थे, कहीं पाई बॉन्ड बनाते थे, कहीं डेल्टा बॉन्ड बनाए थे। बट ये ऑक्टेट थियरी हमें क्या कहना चाहती है कि वो जो बॉन्ड की मदद से जो कोई मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल स्टेबल होने की कोशिश करता है, और जिस भी मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करता है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मीन्स ये हमें मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो थियरी है उन्हें बोलते हैं हम ऑक्टेट थियरी। फॉर एग्जांपल BF3, BCl3, CH4, NH3, PCl5, SF6, हमें काफी टाइप के मॉलिक्यूल दिए गए। अब हमें बताना है इनमें से स्टेबिलिटी किनकी ज्यादा है किनकी कम है, वो हम कैसे बता सकते हैं? तो वही ये थियरी बता रही है कि जिन भी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। अब हम पता कैसे लगाए ऑक्टेट किसे बोलते हैं? हमें जो दिया गया है मीथेन CH4, और इन CH4 के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इन पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है उनका मतलब है ये ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6, 8। NH3 की बात करें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और लोन पेयर को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। इन तीनों बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, मतलब ये 6 प्लस ये 2, मतलब ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। हमेशा बोल सकते कि NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, CH4 में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, PCl5 की बात करते हैं, ये फॉस्फोरस जिनके साथ जुड़े हैं 5 क्लोरीन Cl। इन एक बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रहे 10 इलेक्ट्रॉन। यहां 8 थे तो हम उसे बोलते थे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्टेट से बढ़ गए। SF6 सल्फर, उनके साथ जुड़े हैं 6 फ्लोरीन एटम, मतलब यहां पर 6 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है इतना। BF3 बोरोन के साथ जुड़े हैं 3 फ्लोरीन एटम, और एक फ्लोरीन और बोरोन के बीच में होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। BCl3 बोरोन के साथ जुड़े हैं 3 Cl, मतलब इनके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। इन सभी मॉलिक्यूल में किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 8 से बढ़कर 10 और 12 इलेक्ट्रॉन है। बट ऑक्टेट थियरी हमें यह बताती है कि जिन भी मॉलिक्यूल के पास यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, और जिनके पास 6 या 10 इलेक्ट्रॉन है वो इनके कंपेयर में कम स्टेबल होता है। और ऑक्टेट थियरी सिर्फ
8 इलेक्ट्रॉन के बारे में जानती है और ये उनकी लिमिटेशन है कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भी है, 12 इलेक्ट्रॉन भी है, जो ऑक्टेट से बढ़कर है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरवेलेंट। और 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोवेलेंट। मतलब ये जो 10, 12 और 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट थियरी की लिमिटेशन है। ऑक्टेट थियरी बता रही है कि जिन भी मॉलिक्यूल के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, सिर्फ वही स्टेबल है। बट नेचर में PCl भी भाई, PCl5 भी मिलता है, SF6 भी मिलता है, BCl3 भी मिलता है, BF3 भी मिलता है। मतलब ये हुई ऑक्टेट की लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थियरी। ऑक्टेट थियरी के अनुसार जो BCl3, BF3, PCl5, SF6 है, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करना चाहता है, बट ये सभी स्टेबल है। इनके बाद आया सर्जन थियरी। सर्जन थियरी में सर्जन बताता है कि यहां पर सिंगलेट लिंकेज होती है, यहां पर डबल लिंकेज भी होती है। अब ये सिंगल लिंकेज किया है, डबल लिंकेज किया है। फॉर एग्जाम्पल PCl5, हमें पता है फॉस्फोरस की वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, और इनके साथ जुड़े हैं एक एक क्लोरीन एटम, Cl, तीसरा, चौथा और 5वां। क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और ये 7, ये 2, 4, 6, 7। फॉस्फोरस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो हमारे पास सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, उनके पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये जो 5 क्लोरीन है, उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि उनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन की 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, फिर इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मतलब जो हमारा फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, वो किन ही 3 क्लोरीन के पास से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। मतलब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिनमें एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन, एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ये जो हमें 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे डबल लिंकेज बॉन्ड। और ये जो 2 बॉन्ड है, Cl फॉस्फोरस और फॉस्फोरस Cl बॉन्ड, ये है सिंगल लिंकेज बॉन्ड। यहां पर सिर्फ Cl का इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के साथ है, बट फॉस्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इनके साथ नहीं करता। मतलब जो ये बॉन्ड है, ये दोनों है सिंगल लिंकेज बॉन्ड, ये भी सिंगल लिंकेज बॉन्ड है। अब हमें पता कैसे चला कि ये सिंगल लिंकेज बॉन्ड है, ये डबल लिंकेज बॉन्ड है?
इनके लिए प्रूफ है हमारे पास। यदि PCl5 को हम हीट दें, हम गर्म करें, तो उनमें से PCl3 प्लस Cl2 रिमूव होगा। मतलब जो दो बॉन्ड ब्रेक हुए वो इन तीनों के कंपेयर में वीक हो गए। और हमें पता है किसी भी बॉन्ड में यदि वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना हुआ है तो ये कंपेरेबल जो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है उनसे स्ट्रांग होगा। और यदि PCl5 को हीट किया तो उनमें से PCl3 प्लस Cl2 रिमूव हुआ और ये गैस है। मतलब सर्जन यहां तक सही था कि हाँ, इसमें सिंगल लिंकेज भी हो सकती है और डबल लिंकेज भी हो सकती है, जिनका प्रूफ ये रहा। PCl5 को हीट दी, उनमें से PCl3 जो डबल लिंकेज बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इन्हें हीट करने से ये टूटे नहीं और ये जो दोनों सिंगल लिंकेज बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए। लिखिए इतना। मीन्स हम जो PCl5 देख रहे हैं, ये फॉस्फोरस के साथ ये जो 3 क्लोरीन है जिन्हें हम बोलेंगे इक्विटोरियल, और जो ये 2 है सिंगल लिंकेज वाले जिसे हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, ये है एक्सियल बॉन्ड, और ये जो तीनों है ये है इक्विटोरियल बॉन्ड, और ये 3 एक प्लेन में हो गए। हमें पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उनका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यदि बॉन्ड लेंथ कम है उनका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और ये जो सिंगल लिंकेज वाले बॉन्ड है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू ये तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है इतना। मतलब अब हम देखेंगे इनकी लिमिटेशन ऑफ सर्जन थियरी। यदि PCl5 में सिंगल लिंकेज बॉन्ड है तो SF6 में भी होना चाहिए। यदि PCl5 को हीट देते हैं तो सिंगल लिंकेज बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर SF6 में भी होना चाहिए। लिखिए SF6, यह है इनकी लिमिटेशन। SF6 में जो सेंट्रल एटम है वो है सल्फर, और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इनके साथ जुड़े हैं फ्लोरीन एटम, ये 2 3 4 5 और 6। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 4 6, और ये 7 2 4 6 7 2 4 6 7। अब हमारा जो सेंट्रल एटम है सल्फर, उनके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और वो भी फॉस्फोरस के साथ। मतलब ये 6 और ये रहे फॉस्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन। आप कोई भी ले सकते हो, सभी बॉन्ड सेम ही है। मतलब यदि SF6 को आपने हीट किया तो आपको मिलना चाहिए SF2 प्लस 2F2, है कि नहीं?
क्योंकि ये जो दो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड वो है डबल लिंकेज बॉन्ड, और ये जो चारों बॉन्ड है ये है सिंगल लिंकेज बॉन्ड। और सिंगल लिंकेज के कंपैरिजन में डबल लिंकेज बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। मतलब ये जो फ्लोरीन के साथ, ये जो सल्फर के साथ दो फ्लोरीन है, ये है डबल लिंकेज वाले, और ये जो 4 फ्लोरीन है मतलब F4 वाले, ये है सिंगल लिंकेज वाले। यदि आप इन्हें हीट देते हैं फिर आपको मिलना चाहिए SF2 प्लस 2F2, बट ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां पर सर्जन गलत हुआ, उसने बताया यदि सिंगल लिंकेज है तो वो सिंगल लिंकेज ब्रेक होगी, और जो डबल लिंकेज है उनके कंपैरिजन में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट ये रही उनकी लिमिटेशन। मतलब ये जो SF6 है वो 12 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल नहीं होना चाहिए, बट SF6 रेगुलर ऑक्टाइडल है, ये 12 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल है। तो फिर आए हमारे सिडविक। लिखिए थर्ड थियरी। सिडविक मैक्सिमम कोवेलेंसी थियरी। सिडविक मैक्सिमम कोवेलेंसी थ्योरी। सिडविक ने बोला कि आपके मॉलिक्यूल में यदि ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। ऑक्टेट थियरी बता रही थी कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल है, बट सिडविक बता रहा है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है। बट उनके लिए उसने 2 कंडीशन रखी। फर्स्ट, सेंट्रल एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। सेकंड, सेपरेशन between 2 orbitals is low, कि 2 ऑर्बिटल के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल SF6, और हमें पता है कि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन नियोन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 12, 3p4 एंड 3d 0। वैलेंस सेल में उनके पास p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है और उनके पास पूरी d ऑर्बिटल खाली है, मतलब वैकेंट है। और हाँ, सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। और सेकंड कंडीशन, सेपरेशन बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स इज लो होनी चाहिए। इनका मतलब समझते हैं, मीन्स हमारे पास जो s और p ऑर्बिटल है उनके बीच का डिफरेंट, p और d ऑर्बिटल है उनके बीच का डिफरेंस, d एंड f ऑर्बिटल है उनके बीच का डिफरेंट कम होना चाहिए। मतलब हमें जो s के पास इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करने हैं p में एक्साइटेड स्टेट में जाके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि s और p का डिस्टेंस कम है। बट s का इलेक्ट्रॉन यदि हमें d ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब s और p का डिस्टेंस इतना है और s और d का डिस्टेंस इतना है। यदि ये डिस्टेंस कम है,
फिर हम S का इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर कर सकते हैं। और हमें पता है जो S ऑर्बिटल है उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, P ऑर्बिटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और D के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो पूरी खाली है, वेकेंट है। यदि हमें P में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है D में तो आसानी से हो सकता है। ये P का इलेक्ट्रॉन चला गया D में। हमारे पास 6 फ्लोरीन लगाने के लिए जगह चाहिए 6 और हमारे पास जगह है 1 2 3 और 4। मतलब हमें ये इलेक्ट्रॉन को जो S में है उन्हें भी ट्रांसफर करना पड़ेगा अपनी D ऑर्बिटल में। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बट SF6 में ये पॉसिबल है। क्यों? ये रहा हमारा सल्फर जो है सेंटर, और सल्फर के सेंटर में हो गए 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये रही हमारी 1, ये 2 सेल 3, ये S और ये P, ये D, F। हम तीसरे सेल की ही बात कर रहे हैं। ये 1 2 ये तीसरे सेल की ही सभी ऑर्बिटल्स है। ये S और P के बीच का डिफरेंस कम है कंपेयर टू S और D। बट हमारा जो सल्फर है उनके साथ जुड़ा है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी है 4.0। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये हमारे न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कंज्यूम करेगा। मतलब हमारा न्यूक्लियस ये सब ऑर्बिटल के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, और ये D ऑर्बिटल अब हम ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब पहले S और D के बीच का डिस्टेंस इतना था, अब हो गया है S और D के बीच का डिफरेंस इतना। मतलब SF6 है जो हमारा सेंट्रल एटम है सल्फर उनके साथ जुड़ा है फ्लोरीन जो हाईली नेगेटिव है, और नेगेटिव एटम जोड़ने से SF6 पॉसिबल बनता है। बट हम ASH6 नहीं बना सकते क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो S और D के बीच का डिस्टेंस कम कर सके। तो ये रही हमारी 2 कंडीशन। सिडविक ने बताया यदि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो स्ट्रक्चर, वो मॉलिक्यूल बन सकता है। उनके लिए कंडीशन दी, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, वो है सेकंड। सेपरेशन बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स इज लो होना चाहिए, मतलब ये S और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। और यदि हमारे सेंट्रल एटम के साथ कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा है फिर वो डिस्टेंस कम हो सकता है, मतलब SF6 पॉसिबल है। ठीक है, इतना ये कहा था सिडविक ने। लिखिए इतना। यदि हमें VBT बनानी है तो हमारा सल्फर एटम जो सेंटर है उनके साथ हम फ्लोरीन लगा सकते हैं। यह रहे 6 फ्लोरीन, 3 4 5 एंड 6। ये बन गई हमारी SF6 की VBT। और ये निकाल देना, तीसरे सेल में F ऑर्बिटल नहीं होती, सिर्फ D होती है। ठीक है, इतना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, मतलब कम डिस्टेंस में S का इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो सकता है। अब हम बात करेंगे VBT की, वैलेंस बॉन्ड थियरी जिन्हें बोला जा सकता है।
लिखिए वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिन्हें हम बोलेंगे शॉर्ट में वीबीटी। ये हमारी वैलेंस सेल के बारे में है और हमें पता है वैलेंस सेल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने मीथेन लिया CH4, तो उनका सेंट्रल एटम है कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p2, जिनमें से वैलेंस सेल हम इन्हें बोलते हैं 2s एंड 2p। ये 1s हमारा वैलेंस नहीं है, ये न्यूक्लियस है। उनमें से ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और जो लास्ट वाली सेल है उनमें s और p ऑर्बिटल है और उनमें रहे इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये सेल को हम बोलेंगे वैलेंस सेल। ठीक है इतना? तो हम जो अब बात करेंगे वीबीटी में वो सिर्फ वैलेंस सेल की बात करेंगे, ये इनर वाले नहीं। मतलब इनके वैलेंस में है 2s2 एंड 2p2। यदि हमें पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, तो हम बताएंगे 2, बट नहीं, हमें लास्ट ऑर्बिटल के नहीं बताने, हमें पूरे सेल के बताने। यदि वैलेंस ऑर्बिटल p के बारे में पूछा गया कि p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप आंसर दे सकते हो 2। बट यदि हमें वैलेंस सेल के बारे में पूछा जाता है तो हम बोलेंगे 2+2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे वैलेंस सेल में, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये s, ये 2s और ये 2p। s की कोई सब ऑर्बिटल नहीं होती, s की कोई सब ऑर्बिटल नहीं होती और p की 3 सब ऑर्बिटल होती है, px, py एंड pz। बट हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि यही ऑर्बिटल हमारी px है, यही हमारी py है। ये px भी हो सकती है, ये pz भी हो सकती है। मतलब हम यहाँ पर श्योर लिख नहीं सकते कि कौन सी px है, कौन सी py है और कौन सी pz है। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इस मैक्सिमम एक सब ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों की स्पिन एक दूसरे से अपोजिट होती है। ऐसा हमने पाउलिंग रूल में सीखा था और ये कभी वायोलेंट नहीं होता। ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन और अकॉर्डिंग टू हून रूल ऐसा बताता है कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम देंगे। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। मतलब ये रहा। अब हमें कार्बन के साथ जोड़ना है 4 हाइड्रोजन को, बट हमारे पास सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। मतलब हमें कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये S और ये P, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस लो है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से P में जा सकता है, हाँ जा सकता है। ये 1s, ये 2s और ये 2p। हम जो भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे वो सिर्फ वैलेंस सेल में करेंगे। हम ये 1s का इलेक्ट्रॉन 2p में नहीं, समझ आ रहा है? जो भी बात करेंगे वो सिर्फ वैलेंस सेल की बात करेंगे, इनर की नहीं। ये रहा 1s2, जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, ये बन गया 2s1 और ये हो गया 2p3।
2s का एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2p में। अब बनाते हैं बॉन्ड। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ये रहे। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, मतलब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ये रहे 1। हमने कल देखा ये रही हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल और ये रही कार्बन की s ऑर्बिटल और कार्बन की p ऑर्बिटल। इनके बीच में ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड बन सकता है, इनके बीच में बन सकता है, इनके बीच में और इनके बीच में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो बॉन्ड बना है वो s और s ऑर्बिटल से, s और s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। ये जो बॉन्ड बना है ये s और p ऑर्बिटल, ये भी s और p और ये भी s और p, ठीक है। बट हमें जो मीथेन में जो भी चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये रहा हमारा कार्बन और उनके साथ जुड़े हुए सभी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ एक जैसा है। मतलब कोई बॉन्ड वीक नहीं है। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है चारों बॉन्ड की वो सभी की एक जैसी है। मतलब यदि एक बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग से बना है और दूसरा बॉन्ड एसपी ओवरलैपिंग से बना है, मतलब इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक नहीं हो सकती। और यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ एक नहीं है मतलब इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी एक नहीं हो सकता, इनके बीच की बॉन्ड की साइज भी एक नहीं हो सकती। मतलब ये हुई हमारी वीबीटी की लिमिटेशन। अभी वीबीटी शुरू ही नहीं की और आ गई उनकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है और इसे सोल्व किसे किया जा सकता है, उनके लिए एक कंसेप्ट आया जिनका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया पाउलिंग ने। पाउलिंग ने बताया ये सब बात तो ठीक है, बट यदि s और s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करती है, s और p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करती है, तो फिर हाइब्रिडेशन कंसेप्ट, उसमें पाउलिंग ने कहा कि ये जो कंसेप्ट है वो कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, ये सब थियोरिटिकल है। मतलब इनकी प्रैक्टिकल कहीं पर भी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं मिलेगी। यदि कोई एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। यदि कोई एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 3p, इसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 नंबर sp3 एंड d, इसे हम बोलते हैं sp3d हाइब्रिडेशन। इन हाइब्रिडेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जो हमारी वीबीटी की लिमिटेशन है उन्हें हमें सोल्व करना है। मतलब हमें ऐसा इतना पता है कि इन सभी सेपरेट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। हमारा एग्जाम्पल है CH4 और ये जो SS ओवरलैपिंग है और ये 3 SP ओवरलैपिंग है, ऐसा नहीं हो सकता। मींस हमारे जो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 एंड 2p3 इलेक्ट्रॉन है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक s और ये 3 p के इलेक्ट्रॉन, ये पहले आपस में हाइब्रिडाइज हो गए, ये पहले आपस में हाइब्रिडाइज हो गए और बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है इतना। अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारी s ऑर्बिटल है, ये जो चारों ऑर्बिटल है उसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हमारे पास अब
4H है, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हम देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उनकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, उनकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अब हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा सेंटर एटम है कार्बन, उनके साथ जो भी 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन सभी हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसी है, बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, और इन सभी के बीच का बॉन्ड एंगल भी एक जैसा है, वो है 109.49 डिग्री, जिसे हम बोल सकते हैं 109.5 डिग्री। मतलब यदि ये अलग अलग है, SS हाइब्रिड है, sp सिर्फ ओवरलैपिंग है, तो इन सभी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है, बॉन्ड लेंथ अलग है, बॉन्ड एंगल अलग है, बट ये में हाइब्रिड होके जो भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो सभी एक जैसे है, जिसे हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज। और जो sp3 हाइब्रिडाइज है उनकी जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल NH3। लिखिए NH3। हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3 है। और हमारे पास हाइड्रोजन एटम है 3, और हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है 3। मतलब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा p3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया हमारा p3 हाइब्रिडाइजेशन। बट ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रहा है? मतलब जो ये हाइड्रोजन जुड़े हैं वो ऐसे नहीं जुड़े, पहले इनका क्या होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन में ये जो s ऑर्बिटल है और ये तीनों p ऑर्बिटल है वो आपस में हाइब्रिड होके बनाएगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें से एक के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 3, और उनके साथ जुड़ेंगे हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन H H H। मतलब हम नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है, और वो जो लोन पेयर है वो है ये लोन पेयर, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है इतना। अब हम लोन पेयर को कब कंसीडर करें कब नहीं करें, उनके लिए भी एक थियरी है। लिखिए पहले इतना। अब हम बात करेंगे SO3 और SO2 के बारे में। SO2 के लिए आप ट्राई कीजिए। SO2 हमारा जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर, और सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन 3s2 3p4
और उनके पास वेकेंट डी होगी कितनी, 0। हम सल्फर को अपने एक्साइटेड स्टेट में, ये है उनका ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे ये नियॉन 3s 3p एंड 3d, p ऑर्बिटल 3 पार्ट में डिवाइड है, px py एंड pz। हमें पता है ऑक्सीजन जो हमारा डाइवेलेंट एटम है, मीन्स उनकी वैलेंसी 2 होगी और हमें जगह चाहिए 4। हम ग्राउंड स्टेट के लिए ऐसे लिख सकते थे P4 1 2 3 एंड 4। हमारे पास जगह थी सिर्फ 2, हमें चाहिए 4, मीन्स हमारा जो ये P का एक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वेकेंट d ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये बन गए 3 और ये रहे 4। अब हमें उनके साथ सल्फर के साथ ऑक्सीजन को अटैच करना है। ये रहा हमारा ऑक्सीजन का एक एटम, ये रहा ऑक्सीजन का दूसरा एटम। हम ऐसे लिखते हैं, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की मोनोवैलेंसी है, मोनोवैलेंट, बट हमें पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2। तो ये रहा दूसरा बॉन्ड, ये रहा दूसरा बॉन्ड। ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड बनाने में p ऑर्बिटल यूज होती है। ये बनाए एक सिग्मा बॉन्ड। यदि ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एटम के पास 2 बॉन्ड है तो उनमें से एक होगा सिग्मा और दूसरा होगा पाई। तो ये बनाया सिग्मा, तो ये बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है, ये रहा सिग्मा, तो ये दूसरा बॉन्ड है वो होगा पाई बॉन्ड। कितना समझ आ रहा है? और ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपनी p ऑर्बिटल का यूज करेगा। मतलब यहां पर सल्फर की p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल, इस वाले ऑक्सीजन की, मतलब ये जो बॉन्ड बना वो एक बॉन्ड है p पाई टाइप का, जिनमें एक सल्फर की p ऑर्बिटल और एक ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल। और ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है उसने एक सल्फर की p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया जो है सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड बना वो है ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और सल्फर की d ऑर्बिटल। इसे हम बोलेंगे p पाई d पाई। मतलब यहां पर हमें लगेगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन है एक s 3p और एक d। हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, बट ये गलत है। लिखिए एक नोट, कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगी और कौन सी नहीं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर। जितने भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट हो गए। हमारे पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो गए। और हमारे पास 2 टाइप के लोन पेयर है, एक है लोकेलाइज्ड लोन पेयर और दूसरे है डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोकेलाइज्ड लोन पेयर ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट हो गए और जो डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो गए। अब आप जो ये डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर है वो आप ऑर्गेनिक में रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं कि जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा उन्हें हम बोलेंगे डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर, और जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होगा उसे हम बोलेंगे लोकेलाइज्ड लोन पेयर। मतलब ये जो हमारा पाई बॉन्ड बना है और ये पाई बॉन्ड, ये एक p और एक d, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। मतलब हमारा हाइब्रिडेशन होगा sp, इनमें से एक d कैंसिल और एक p कैंसिल, मतलब sp2।
हमें लगता है हाइब्रिडेशन हमारा sp3d है, बट जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये जो हमारी s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है हमारी लोन पेयर, और ये लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब यहां पर हाइब्रिडेशन होगा ये एक s और ये 2 p के बीच में, जिन्हें बोलेंगे हम sp2 हाइब्रिडाइज। और जिनका हाइब्रिडाइज sp2 है उनकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इन्हें हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये सल्फर हमारा सेंट्रल, ये बाइवेलेंट ऑक्सीजन, और ये रहा हमारा s ऑर्बिटल वाला लोन पेयर। ठीक है इतना, जिनमें से एक होगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी होगा सिग्मा बॉन्ड, और जो एक है पाई बॉन्ड उसमें से एक पाई बॉन्ड पी पाई है, और दूसरा पाई बॉन्ड पी डी पाई है, पी पाई एंड पी डी पाई। ये रही SO2 की, ठीक है। यहां पर जो ये लोन पेयर है वो लोन पेयर हम प्योर S का नहीं बता सकते, ये लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज का, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लोन पेयर सिर्फ S का है। अब हम पढ़ेंगे SO3 की VBD। SO3 मतलब सेंट्रल एटम हमारा सल्फर, और सल्फर का हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, कहां पर है, ये रहा, ये S, आगे नियोन, ये p ऑर्बिटल, और ये हमारी d ऑर्बिटल। हमें जगह चाहिए 6, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है 3 और एक ऑक्सीजन बाइवेलेंट, मतलब 6, 2। ये लिखा हमने सल्फर का एक्साइटेड स्टेट, जो ये था, जहां पर अंतर इलेक्ट्रॉन थे 4, पर हमें चाहिए 6, मतलब ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है, ये 3p और ये 3d, ये यहां से ट्रांसफर होकर चला जाएगा आउटर d ऑर्बिटल में। और ऐसा हो सकता है जैसे SF6 में हुआ था, क्योंकि फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, और यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, मतलब ऑक्सीजन भी ये इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है इतना। अब हम जोड़ेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन है हमारे पास 3, जिनमें से ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा, ये रहा तीसरा। इन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, एक S का और एक ऑक्सीजन का S का, इनमें भी 2 कंप्लीट हो गए, 1 2 1 2, ये रहा बाकी, ये बनाएगा पाई बॉन्ड, ये रहा सिग्मा, ये रहा पाई। ये दूसरा वाला ऑक्सीजन जो बनाएगा D के साथ पाई बॉन्ड, और ये बनाएगा D के साथ पाई बॉन्ड, मतलब यहां पर 3 बॉन्ड है सिग्मा और 3 बॉन्ड है पाई, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कर सकते हैं, और ये रहा 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3, ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, और जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उनकी जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये रहा हमारा सल्फर सेंट्रल एटम, उनके साथ जुड़ा है
3 ऑक्सीजन, जिनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरे 3 पाई बॉन्ड है। अब देखते हैं हम कौन सा पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन का ऑलवेज p ऑर्बिटल यूज होता है, मतलब ये तीनों ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल, और यहां पर सल्फर का एक p ऑर्बिटल, मतलब जो ये पाई बॉन्ड है ये है p पाई बॉन्ड, मतलब हम इसे बोल देते हैं p पाई। ये ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और सल्फर की d ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं हम p पाई। ये ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल, ये सल्फर की d, इसे हम बोलते हैं हम p पाई। मतलब हमारे पास जो 2 पाई बॉन्ड है, एक ये है p पाई वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। यदि sp2 है तो उनकी जियोमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। और हमें अभी आगे बताया कि ओनली हाइब्रिडेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि SO2 में कौन से पाई बॉन्ड होते हैं और SO3 में किन प्रकार के पाई बॉन्ड होते हैं, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है इतना। अब हम बात करेंगे PH3। निकालिए आप इनका हाइब्रिडेशन PH3। हमारा सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p5 and 3d0, sorry 3p3 and 3d0। ये S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे P में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारी वैकेंट d ऑर्बिटल। अब हम उसमें जुड़ेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन है 3 और हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3, मतलब ये बन गया एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये रहा तीसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। बट आप बोलेंगे ये पहले sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, फिर ये जुड़ेंगे 3H, बट इनका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है। यहां पर जो लोन पेयर है फॉस्फोरस के पास, ये लोन पेयर लोकेलाइज तो है, और लोकेलाइज लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट होती है, बट ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगी। इनके ऊपर आता है नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन H H एंड H। हमने जो नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, जिनमें ये है नाइट्रोजन फैमिली, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और यदि ये नाइट्रोजन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, मतलब ये भी होना चाहिए क्योंकि ये लोकेलाइज्ड है, फिर ये भी लोकेलाइज्ड है, बट इनके लिए एक रूल आया जिन्हें हम बोलेंगे ड्रेगोज रूल। समझिए, ड्रेगोज ने ऐसा बताया कि यदि हमारा सेंट्रल एटम है जो फॉस्फोरस, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि 2.5 से कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की
2.5 से कम है तो इनके एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये रही एस ऑर्बिटल, इनके इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं लोन पेयर, वो पार्टिसिपेट नहीं करते किनमें, हाइब्रिडाइजेशन में। इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो सकता। ये हमारा जो फॉस्फोरस है उनके पास ये s ऑर्बिटल वाले लोन पेयर, और ये रही उनकी 3 p ऑर्बिटल, px, py एंड pz। ये रहा हमारा हाइड्रोजन और ये रहे ओवरलैपिंग जोन, मतलब ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनाते होंगे, हाँ बनाते होंगे। यदि इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए, बट यहां पर इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 93.5 डिग्री है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लोन पेयर जो एस ऑर्बिटल में है वो प्योर एस कैरेक्टर दिखाते हैं, और ये तीनों पी ऑर्बिटल प्योर पी कैरेक्टर दिखाती है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगी। कौन सी? ये लोन पेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी फॉस्फोरस है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। ठीक है इतना। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, जो आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक में पढ़ ही चुके हैं। हमारा सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड लिथियम, थर्ड सोडियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.1, कई जगह पर 2.2 लिखा होगा। लिथियम की है 1.0, ये एक आप याद कर लीजिए। फिर टॉप टू बॉटम आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और कितनी? ये सोडियम की 1.0 है, लिथियम की 1.0 है, सोडियम की होगी 0.9, -0.1 आपको डिक्रीज करनी है। ये सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 बढ़ानी है, मतलब ये 1.0 है, ये होगी 1.5, ये होगी 2.0, ये 2.5, ये 3.0, ये 3.5 और ये 4.0, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम थर्ड पीरियड की बात करें, इनमें आपको 0.3 जनरली बढ़ानी है। 0.3 ऐड करो, 1.3, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, यहाँ पर 2.6, यहाँ तक 2.3, 1.3, 0.3 बढ़ानी थी, अब यहाँ पर 2.6 और यही 3.1, ये दोनों की 0.3 नहीं बढ़ती। मतलब अकॉर्डिंग टू ड्रेगोस रूल, ड्रेगो ने बोला यदि आपके फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, मतलब इनकी जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, मतलब यहाँ जो भी एटम है
उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। मीन्स फॉस्फोरस के बाद जो भी एलिमेंट है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी की लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है। ये 2.1 है तो इनसे भी कम होगी, ये इनसे भी कम, इनसे भी कम। मतलब ये जो आपका थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड, 5, 6 पीरियड, थर्ड से लेके 6 पीरियड तक जिनकी भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, उनकी लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगी। मतलब PH3, ASH3, SbH3, BiH3, इन सभी में प्योर P कैरेक्टर होगा। और इनके ऊपर आता है नाइट्रोजन, इनमें प्योर P कैरेक्टर नहीं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, इतना ये कह रहा था हमारा ड्रेको रूल। अब आप होमवर्क में SF6, PCl5, PCl3, H2O, इन सभी की VBT ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, इनका हाइब्रिडेशन होगा sp3। वो कैसे होगा आप ट्राई कीजिए, फिर मैं यहाँ पर सब ड्रॉ करता हूं मैं भी। PCl3, और अभी हमने ड्रेगो रूल में देखा कि जो फॉस्फोरस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, और हमारा सेंट्रल एटम जो फॉस्फोरस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से 2.5 से कम है। मीन्स इनके पास जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट वो सिर्फ था PH3 के लिए। PCl3 में क्यों ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए, हमारा फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है और उनकी हम थर्ड सेल के बारे में बात कर रहे हैं, n=3। उनमें ऑर्बिटल है s p n d। ठीक है, इतना। यदि हमारे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फिर ये s और p का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, वो p के साथ नहीं हाइब्रिड हो रहे हैं, बट इस फॉस्फोरस के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हमने लगाया है यहाँ पर क्लोरीन, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। और हमने आगे सिडविक मॉडल में पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से कारण है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल पर से खींच लेगा, मतलब यहाँ पर हाईली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और हाईली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इनकी वजह से जो ये p ऑर्बिटल है उनका डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होने से ये अपने s के एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर p के साथ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा।
मतलब PCl3 का हाइब्रिडेशन होगा sp3 और PH3 का हाइब्रिडेशन sp3 नहीं हो सकता, ड्रेको रूल ने बताया है। ठीक है, इतना हाइब्रिडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हाइब्रिडेशन नंबर इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। देखते हैं इस फॉर्मूले को यूज कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, BCl3, हमें पता है बोरोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, प्लस हमारे पास मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम बोला किसे जा सकता है कि जिनकी जियोमेट्री, जिनकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वैलेंसी जो 1 है, हम उसे मोनोवेलेंट एटम बोलते हैं। और क्लोरीन हमारा है मोनोवेलेंट एटम, वो है 3। हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मॉलिक्यूल में हमारे पास चार्ज नहीं है, मतलब 0। सिंप्लीफिकेशन देते हैं, हाफ इंटू 3 + 3 6 3 2। हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया BCl के लिए 3। ऐसे ही हम NH4+, इस मॉलिक्यूल में हमें चार्ज दिया गया है। हाइब्रिडेशन नंबर फाइंड करने के लिए हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जो हमारे पास है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा मोनोवेलेंट एटम है और वो है 4। और हमें यदि प्लस चार्ज दिया है, हमें कोई मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज दिया है, प्लस चार्ज का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए -1 एक इलेक्ट्रॉन घुमाया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 3 + 5 8 4 × 2, मतलब इनका NH4 का हाइब्रिडेशन नंबर हुआ 4। थर्ड एग्जांपल, BF4-, इसमें भी चार्ज है। हमें पता है बोरोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, प्लस हमारे पास मोनोवेलेंट एटम है 4, और माइनस चार्ज मीन्स 1। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। हाफ इंटू 8, हमारे पास हाइब्रिडेशन नंबर आया 4 BF4- के लिए। ऐसे ही हम हाइब्रिडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। अब हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं? हाइब्रिडेशन नंबर फाइंड कर हमें मिलेगा क्या? तो हाइब्रिडेशन नंबर पर से हम इतनी सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर से हमें मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन से हमें जियोमेट्री पता चलेगी। जियोमेट्री हमें पता है तो हमें उसका शेप पता चलेगा। शेप पता चलने से हम उनके बीच का बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन से हमें इतनी सारी चीजें मिल सकती है। हाइब्रिडाइजेशन पर से उनकी जियोमेट्री, उस पर से शेप, उस पर से बॉन्ड एंगल। ठीक है, इतना देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है।
कौन से हाइब्रिडाइजेशन में उनकी जियोमेट्री क्या होती है, जियोमेट्री पर से उसका शेप क्या होता है, उन पर से उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है। एक टेबल बनाए, इसमें लिखे हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है इतना। अगर हमारा हाइब्रिडेशन नंबर 2 है तो उनका हाइब्रिडेशन होगा sp, एक s और एक p, मतलब हमारा हाइब्रिडेशन नंबर है 2। sp हाइब्रिडाइज तो उनकी जियोमेट्री होगी लीनियर, और जो हाइब्रिडेशन sp है तो उसमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल होगी हमारी एक s एंड दूसरी p, एक s और एक p। बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, और हम उसके एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल CO2 BeH2, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, जो ये रहा। हमारे पास हाइब्रिडेशन नंबर 3 है, उनका हाइब्रिडेशन होगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइज जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और sp2 हाइब्रिडाइज में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी एक s और एक px एंड py। अब हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ px और py ऑर्बिटल ही यूज हुई है, हम pz क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी हमेशा लिख सकते हैं कि हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो हम pz है, pz हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस है। उनके रेफरेंस में px एंड py दोनों sp2 हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनका बॉन्ड एंगल होगा, इनका शेप जियोमेट्री ऐसी होगी, कोई सेंट्रल एटम है उनके साथ 3 सराउंडिंग एटम इस तरह से जुड़े हुए होंगे, और ये तीनों भी प्लेनर में हो गए, एक ही प्लेन में हो गए, मतलब इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 120, ये भी 120, ये भी 120, बॉन्ड एंगल है 120। इनके एग्जाम्पल BF3, BCl3, अगर हमारा हाइब्रिडेशन नंबर 4 है तो उनका हाइब्रिडेशन होगा sp3, ये केस 1 है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो उनकी जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और sp3 हाइब्रिडाइज में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी एक s और तीनों p, p3, px, py एंड pz। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में बॉन्ड एंगल होता है 109.49 डिग्री, और इनके एग्जाम्पल फेमस है CH4, NH3,
H2O, इन सभी की जियोमेट्री टेट्राइडल है। अभी हम जियोमेट्री की बात कर रहे हैं। शेप और जियोमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो शेप कैसे निकाला जा सकता है वो हम VSEPR थियरी से पढ़ेंगे। पर अभी जियोमेट्री, इन सभी की जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल। केस 2, यदि हमें sp2 या dsp2 हाइब्रिडेशन दिया गया है तो इनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर प्लानर, और इनमें इन्वॉल्व हो गए ऑर्बिटल्स, एक s, 2p, और जब भी हम 2p की बात करेंगे तब px एंड py हो गए, px एंड py। और यहां जो d ऑर्बिटल यूज है वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए d x स्क्वायर y स्क्वायर होगी। और स्क्वायर प्लानर की जियोमेट्री, कोई सेंट्रल एटम ए के साथ 4 एटम जुड़े हुए होंगे और ये चारों एटम एक ही प्लेन में होंगे, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। और BAB का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, सभी बॉन्ड एंगल एक जैसे होंगे, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। और इनके एग्जाम्पल निकल CN4 -, कॉपर NH3 2+। ये हम डी ब्लॉक एलिमेंट, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एटम वो सभी जनरली टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स और टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स के लिए एक कंडीशन है, इफ ट्रांजिशन मेटल हैव D8 configuration with strong field ligand। यदि हमें कोई ट्रांजिशन मेटल दिया गया है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन है D8 और उनके साथ जुड़ा हुआ कोई साइड एटम, सराउंडिंग एटम जिसे हम लिगेंड बोलते हैं, यदि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है फिर वो स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री ही बनाएगा, वो टेट्राहेड्रल नहीं बना सकता। ठीक है, यहाँ पर निकल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और निकल +2 D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और उनके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल नहीं बन सकता, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री। ठीक है इतना। यदि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 दिया है, उनमें भी 2 केस है। फर्स्ट sp3d, हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp3d और उनकी जियोमेट्री होगी TBP, जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और जियोमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो उनमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल हो गए एक s और यहां पर तीनों p, px, py एंड pz। बट TBP जियोमेट्री में जो हमारी d ऑर्बिटल है वो होगी dz²। और इनकी जियोमेट्री, इनका शेप, कोई सेंट्रल एटम A है, उनके सराउंडिंग में 3 एटम जिसे हम बोलते हैं ना ट्राइगोनल, ये है ट्राइगोनल,
और 2 ऐसे एक्सियल, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए और 2 एक्सियल बॉन्ड हो गए। ये हमारा ट्राइगोनल, ये एक पिरामिड और ये दूसरा, इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है BAB, उनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 120, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120। कि कोई सेंट्रल एटम है, उनके साथ एक B, दूसरा आपके ओर, तीसरा मेरी ओर, ये तीनों ट्राइगोनल प्लेनर शेप में हो गए, और चौथा अबव द प्लेन एंड 5 बिलो द प्लेन। ये ट्राइगोनल प्लेन, या अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। ये B, ये A और ये B, इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। ये एक्सियल बॉन्ड वाला B, ये सेंट्रल एटम और ये भी, जो एक ऊपर है ये सेंट्रल है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, ये वाला। तो इसमें 120 डिग्री, 90 डिग्री। फिर ये एक्सियल B, A एंड B, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। TBP जियोमेट्री में 3 बॉन्ड एंगल होते हैं, 90, 120, 180। और इनके एग्जाम्पल PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है इतना। दूसरा केस, हमारे पास हाइब्रिडेशन नंबर 5 ही है, ये पहला। दूसरा, जिनका भी हाइब्रिडेशन नंबर DsP3 या sp3d है, दोनों का हाइब्रिडेशन नंबर सेम है, इधर भी DsP3 या sp3d, बट इनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। इनमें इनवॉल्व ऑर्बिटल हो गए, एक S, 3p, px, py एंड pz। बट यहां पर जो d यूज होगी वो d होगी dx² - y²। केस 1 में हमने जो d देखी थी वो थी dz², यहां पर d होगी dx² - y², जिनकी वजह से इनकी जियोमेट्री चेंज है। इनकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यदि dx² - y² जियोमेट्री यूज होती, d ऑर्बिटल यूज है, तो इनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। इनके बीच का बॉन्ड एंगल, पहले इनकी जियोमेट्री A, B, B, B एंड B, ये जो 4 B है वो एक ही प्लेन में हो गए, और ये सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हो गए। और 5वां अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है। ये चारों B के बीच के, ये चारों 1, 2, 3, 4 वो बॉन्ड एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। और जो अबव द प्लेन है, ये BAB, ये भी बनाएंगे 90 डिग्री। मतलब यहाँ जितना भी बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड एंगल है BAB, वो हो गए सभी 90 डिग्री। बट ये ट्रांस वाले BAB, ये हो गए 180 डिग्री, यहाँ पर 90 एंड 180 डिग्री। इनके एग्जाम्पल है SbPH5, BiPH5,
एंटीमनी एंड बिस्मथ। बट हम कब टीबीपी जियोमेट्री यूज करेंगे और कब स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री यूज करेंगे, उनके लिए कंडीशन है, इफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम हैव लार्ज इन साइज। यदि हमारा सेंट्रल एटम है या कोई आयन है या कोई मेटल है, उनकी साइज लार्ज है। एंड दूसरा, हियर एब्सेंट ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम और मेटल। हमारे पास जो सेंट्रल एटम है या मेटल है, उनके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए और इनका साइज बड़ा है, फिर 110% इनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। यदि हमारे पास सेंट्रल एटम है, उनका साइज स्मॉल है, तो उनकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हम देख सकते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। टीबीपी जियोमेट्री में जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास है फॉस्फोरस, जिनकी साइज एंटीमनी एंड बिस्मथ के कंपैरिजन में स्मॉल है, और इनकी कंपैरिजन में इन दोनों की साइज लार्ज है। यदि मेटल या सेंट्रल एटम की साइज लार्ज है, फिर वो हमारी जियोमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ दोनों मेटल की साइज है लार्ज। ठीक है, इतना। आगे देखते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें हाइब्रिडेशन मिलेगा sp3d2 और d2sp3, कोई भी हो सकता है। और d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडेशन है, हमारी जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में इनवर्ड ऑर्बिटल हो गए, एक तो s, तीनों p, px, py एंड pz, और हमारे पास 2d है। और जब कभी हमें 2d दी गए हो, तब हम यूज करेंगे dx² y² एंड dz²। इनके बीच इनकी जियोमेट्री, हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है, उनके साथ 4 लिगेंड जो एक प्लेन में है, जिनमें से 2 आपकी ओर है और 2 आपसे दूर है, और एक ऊपर एक नीचे। ये हो गई हमारी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल। इन सभी का बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, प्लस ये बी, ए और बी, इनका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। इनमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, 90 एंड 180 डिग्री। इनके एग्जाम्पल SF6, Fe6 4-। हाइब्रिडेशन नंबर 7 है, तो उनका हाइब्रिडेशन है sp3d3। उनकी जियोमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसे हम बोलते हैं
PBB। इनमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल एक S 3P PX PY एंड PZ है और 3D जिनमें D x2 y2 D z2 एंड D xy यूज होगी। जब भी हमें 3D यूज करने को बोले तब हम यही 3D यूज करेंगे। उनके बीच का बॉन्ड एंगल पेंटागोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री। सेंटर एटम हमारे पास A है और उनके सराउंडिंग में 5 B एटम है। ये सभी पेंटागोनल प्लेनर है। इनके अबोव दी प्लेन और इनके बिलो दी प्लेन एक एटम, मतलब इनका कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन नंबर हुआ 7, जिनमें से 5 प्लेन में है और एक अबोव दी प्लेन एक बिलो दी प्लेन है। इनके बीच का बॉन्ड एंगल, ये सभी प्लेन में जो बी है उनके बीच का बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री, मतलब ये रहे 72 डिग्री। अबोव दी प्लेन सेंटर एटम एंड प्लेनर बी, इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। और ये जो अबोव दी प्लेन एंड बिलो दी प्लेन ये बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री। इनके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं IF7 माइनस, NBF73 माइनस, इन सभी की जियोमेट्री होगी PBP एंड इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। ये हाइब्रिडेशन नंबर 7 में फर्स्ट टाइप था। सेकंड है sp3d3, हाइब्रिडेशन नंबर सेम है बट इनकी जियोमेट्री है मोनोकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। हमने ट्राइगोनल प्रिज्म जियोमेट्री देखी, वो कुछ ऐसी थी। यहां पर सेंटर एटम A और ये सराउंडिंग एटम 6, ये थी ट्राइगोनल प्रिज्म। बस अब हम इसमें मोनोकेप्ट एक केपिंग लगवाएंगे। हमारे पास 3 फेज है, ये 1, इसके पीछे वाला 2, ये नीचे वाला 3 जो हमारे पास स्क्वेयर फेज है और 2 हमारे पास ट्राइगोनल फेज है। हम कोई भी एक फेज पर और एक एटम अटैच कर देंगे, इसे कहते हैं केपिंग। ये हुआ हमारा मोनोकेप्ट। सिंपल ट्राइगोनल प्रिज्म था, उनकी कोई एक फेस पर हमें ऐसे एटम रख देंगे और ये ऐसे केपिंग करेगा, इसे बोलते हैं हम मोनोकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। इनके एग्जाम्पल NBF7 2 माइनस, ZRF7 2 माइनस, सभी 4D 5D के मेटल के लिए मोनोकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म जियोमेट्री यूज करते हैं हम। सिंपल है, ट्राइगोनल प्रिज्म में एक केपिंग की है। ये जियोमेट्री हम ऑर्गेनोमेटालिक में भी पढ़ेंगे। अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 8 है, तो उनकी जियोमेट्री, उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनका बॉन्ड एंगल लिखिए। हाइब्रिडेशन नंबर 8, इनका हाइब्रिडेशन होगा sp3d3f, इनमें एक f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। इनकी जियोमेट्री होगी
हेक्सागोनल बाइपिरामिडल मीन्स ये हमारा कोई सेंट्रल एटम, उनके साथ 6 एटम सराउंडिंग अटैच हो गए। ये हो गया हेक्सागोनल, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ये हो गया हेक्सागोनल, ये एक पिरामिड ये दूसरा पिरामिड। मतलब ये हमारे 6 एटम, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ये हेक्सागोनल प्लेनर, ये हेक्सागोनल पिरामिडल, और ये हेक्सागोनल बाइपिरामिडल 6, ये 7 और ये 8। इनमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल S 3p, px, py, pz, 3d, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, और एक f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो ये एक्सियल है उन्हें हम 180, जो ये इक्विटोरियल है सभी प्लेनर 360 डिवाइड बाई 6 मतलब 60, 180 90 डिग्री होगा। ये जो एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल है वो है 90। इनके एग्जाम्पल हम यूरेनियम, O2, ऑक्सीजन 2 टाइम, NO3 3-, और हमारा जो एटम है एलिमेंट है वो F ब्लॉक एलिमेंट का है। मतलब जनरली एटम F ब्लॉक एलिमेंट है और उनके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड यदि ऑक्सीजन है तो इनकी जियोमेट्री होगी हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। इनका शेप हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा यूरेनियम, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ, उनके साथ है एक दूसरा ऑक्सीजन। ये सभी एक प्लेन में हो गए। ये ऑक्सीजन अबोव द प्लेन, ये ऑक्सीजन बिलो द प्लेन। अब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर। यदि 9 है तो हमें उसे sp3d5, हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sd3d5, और इनकी जियोमेट्री हम नहीं बता सकते, बट हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ReH9 2-, TCH9 2-, SCH2O9 3+। मतलब हमारे जो पास सेंट्रल एटम के अलावा जो सराउंडिंग एटम है वो हो गए 9, बट हम इनकी जियोमेट्री ऐसे लिख सकते हैं। ये होगा ट्राइगोनल
प्रिज्म। हमने अभी मोनोकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म ड्रॉ किया था, देखो ऐसा होता है। इसे बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्रिज्म। इनकी हमें 3 ओर से कैपिंग करनी है। यदि ये 3D में देखे तो ये 3, ये ट्राइगोनल, ये सभी जुड़े हुए हैं, इनकी एक और ये कैपिंग, ये बन गया मोनोकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। ये दूसरी कैपिंग, ये बन गया डाइकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। और नीचे की ओर तीसरी कैपिंग, ये बन गया ट्राइकेप्ट मोनोकेप्ट ट्राइकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। ये फर्स्ट, नीचे सेकंड, और ये बैक साइड में थर्ड। यहां कोई एटम लगा दो, ये बन गया ट्राइकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म, जिनमें से जो हमारे पास कॉर्नर है वो 9 होने चाहिए और सेंट्रल मेटल एक है। फॉर एग्जाम्पल रेहनियम, ये Re, इनके साथ जुड़े हैं 9 H, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर आप नेट पर सर्च कीजिए, 3D में मिल जाएगा। ट्राइकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन समाप्त करते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकाला, इनका हाइब्रिडेशन किया है, इनकी जियोमेट्री किया है, इनमें इन्वॉल्व ऑर्बिटल कौन से है, बॉन्ड एंगल किया है, और उनके कुछ एग्जाम्पल देखे। यदि एग्जाम्पल आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम्पल से हाइब्रिडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं और उन पर से उनका हाइब्रिडेशन और जियोमेट्री पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।